साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप फेस कर रहे हैं एंटी करप्शन केस को, तो उस कॉन्टेक्स्ट में धारा 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी आपको होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको स्टेटमेंट देते हैं बिफोर कोर्ट और हमको पता नहीं उसका क्या इंपैक्ट होगा। अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया है बिफोर द कोर्ट और वो स्टेटमेंट आपके खिलाफ है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ जुडिशियल एडमिशन वो आपके अगेंस्ट जो है कंसिडर किया ही जाएगा। आप जो है बच नहीं सकते। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि न्यायालय में अधिक बोलने की बजाय अगर हम ध्यान देंगे लिखने पे या प्रॉपर ड्राफ्टिंग पे, तो हमको जो है इजी रहेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हमारे ऊपर होता है केस, तो हमको लगता है कि अगर हम स्टेटमेंट देंगे तो हम जो है बच जाएंगे। ऐसी गलती मत करो। सारा खेल है एक्सपर्टाइज का, कि जो भी हम सबमिशंस दे रहे हैं कोर्ट में या कंसर्न अथॉरिटी को, दे मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट। अगर हमारे दिए गए स्टेटमेंट ही इनकंसिस्टेंट है तो हम बच नहीं पाएंगे। क्लियर है बात ये। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कानूनी प्रावधान को, फिर डिस्कस में करूंगा कैसे अपने को वर्कआउट करना है इन द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। एडमिशंस को जो है डिफाइन किया गया है धारा 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। कानूनी प्रावधान कहता है एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, कि कोई भी स्टेटमेंट है वो एडमिशन हो सकता है, भले वो स्टेटमेंट जो है ओरल है या डॉक्यूमेंट्री है या वो कंटेंट है इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जो कि सजेस्ट करता है एन इन्फरेंस टू एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। अब यहां पर जो ये दो बातें आई हैं, फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें समझना है इसको आम भाषा में, तो हम एक बात को जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि ऐसे फैक्ट जो कि अफेक्ट करें फैक्ट इन इश्यू को या अफेक्ट हो जाए फैक्ट इन इश्यू से, दे बिकम रिलेवेंट फैक्ट। अब कुल मिलाकर के जो पिन पॉइंट बात है वो कहां टिक गई आगे, व्हाट इज फैक्ट इन इश्यू, कि विचारणीय बिंदु जो है कोर्ट के सामने वो है फैक्ट इन इश्यू, जिसको हम कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया अपने को। तो अगर कोई स्टेटमेंट दिया है आपने और वो शो कर रहा है इन्फरेंस विद फैक्ट इन इश्यू, उदाहरण के लिए विचारणीय बिंदु क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, पर ए कन्फेस कर रहा है बिफोर कोर्ट या अपना कोई स्टेटमेंट दे रहा है बिफोर द कोर्ट, चाहे वो स्टेटमेंट ओरल है चाहे स्टेटमेंट राइटिंग में, सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उसके स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि इज गिविंग द स्टेटमेंट बाय फ्री विल, और वो पूरे होशोबाज में कह रहा है कि उसने बी का मर्डर किया है। तो ये स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए जो अपराधी है और ए के द्वारा बी का मर्डर किया गया है। तो जो कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट है उसको प्रूव करने में अब इजी सिनेरियो जो है अपीयर हो गया। तो ऐसा दिया गया स्टेटमेंट एडमिशन होगा एंड इट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन अगेंस्ट द पर्सन हु इंटर या मेक इट। क्लियर हो गया अपने को, बहुत सिंपल सी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कुछ बातें जो है नोट डाउन रखनी है, वो जो है आप लिख लीजिए। विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, यहां पर एक बात लिखी गई है, ये इसलिए है कि किसी मामले में इस बात की संभावना है कि एक से अधिक आरोपी जो है हो सकते हैं। यदि कोई भी आरोपी सबमिशंस दे दे अपना बिफोर द कोर्ट, तो हमारे लिए जो है दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा धारा 24 बीएसए में भी यही स्थिति जो है इनकॉर्पोरेट की गई है कि कन्फेशन बाय वन ऑफ द अक्यूज्ड इन अ जॉइंट ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस इज रिलेवेंट। इसलिए जब भी आपको हल्का सा भी अप्रिहेंशन है कि द को अक्यूज्ड माइट गिव एनी स्टेटमेंट, माइट गिव एनी कन्फेशन, इमीडिएटली अपना अप्रिहेंशन बाय द वे ऑफ ऑब्जेक्शन पिटिशन जो है दाखिल कर दो। अगर देरी करोगे, सोते रह जाओगे और अगले ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, तो आपको नुकसान जो है खाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिसके बारे में जो है लिखा गया है धारा 15 के अंदर, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। पर मोटी मोटी बात यह है कि हमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है बिफोर द कोर्ट जो कि सेल्फ इनकंसिस्टेंट है एंड माइट कॉज डैमेज टू अस। तो क्या करें, कैसे बचें? जब भी आप अपना कोई सबमिशन दे रहे हैं तो वो सबमिशंस दे राइटिंग में, और सबमिशंस जब आप लिखें कंसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो सबमिशंस जो है आप काउंटर चेक करें कम से कम 10 से 12 बार। कहीं आपने ऐसा वाक्यांश में लिख दिया है जो कि अन्य वाक्यांश से इनकंसिस्टेंट है, मींस उनके विरोधाभास में, अगर हम ऐसा करेंगे वी माइट बी इन अ ट्रबल।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार हम कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जो हमें नहीं लिखनी चाहिए। अगर कोर्ट ने उसका इन्फ्रेंस निकाल लिया हमारे खिलाफ तो इट माइट बी ए केस ऑफ एडमिशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी माइट बी इन द हॉट ट्रबल। क्लियर हो गया अपने को? इसलिए आज से कसम खा लो कि कोई भी स्टेटमेंट जो है मौखिक नहीं देंगे कोर्ट में, जो बात है वो राइटिंग में कहेंगे, और राइटिंग में जो बात देंगे उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर नहीं होना चाहिए जो हमें किसी भी अपराध में जो है लिप्त कर दे। कई बार ऐसा होता है कि प्रोसिक्यूशन ने कोई डॉक्यूमेंट जो है दाखिल करा, देयर माइट बी सिग्नेचर ऑफ यू ऑन दैट डॉक्यूमेंट। उदाहरण के लिए माफीनामा, अब जज ने बुला के पूछा आपसे कि आपने जो है ये लिखा है माफीनामा टू द कंसर्न अथॉरिटी, क्या कहना है आपको? तो आप क्या करोगे? जो साइन है उसको एडमिट कर दोगे एंड यू ट्राई टू एक्सप्लेन द सिनेरियो। चुपचाप बैठ जाओ भाई, जरूरत नहीं बोलने की आपको, जितना बोलोगे उतना मरोगे। जज की क्वेरी आई है, आप निवेदन कीजिए जज साहब से कि आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे से जो है पूछिए, और उसका जो है मैं उत्तर दूंगा, पर राइटिंग में दूंगा। मौखिक या स्पॉन्टेनियस स्पष्टीकरण आप दोगे तो आप भी मरोगे। जज ने करना कि आप जो कहोगे वो नोट डाउन कर देगा, और उसका लिखा हुआ वाक्यांश जो है वो बन जाएगा एक ऑर्डर या पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑर्डर शीट। फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप चैलेंज भी करोगे उस कंसर्न ऑर्डर को या कंसर्न आदेशिका को, तो आपके पास एक बेस ही नहीं रहेगा। अदरवाइज के बेस तो रहेगा कि मैंने सबमिशंस दिए थे, ये जज साहब ने सबमिशंस को कर दिया चेंज, और अपने हिसाब से एक नया ऑर्डर जो है पास कर दिया। इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका टाइटल है इंद्रजीत बनाम संतोष, जिसका जजमेंट डेट है 19 अप्रैल 2022, वी में टेक द बेनिफिट। इसलिए भाई देखो, सावधानी बचावे। अगर चलोगे अंधों की तरह है, चाहे वो इंडियन कोर्ट हो चाहे भारतीय रोड हो, तो फिर आप ही मरोगे। क्योंकि एक बार गड्ढे में गिर गए तो फिर चोट आपकी ही लगेगी, हाथ पैर आपके टूटेंगे, फिर आप कितने कोसते रहो सिस्टम को, नुकसान आपका ही है। क्लियर है बात? ये इसलिए सावधानी बचावे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बात जो है सदैव याद रखना। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।